Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. तो 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जिसके अंडर उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था, उन्होंने इसको क्रैश कर दिया था, जिसके कॉन्सिक्वेंस में जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था उसे भी हटा दिया गया और एट द सेम टाइम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें से एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है और एट द सेम टाइम दूसरी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो ये डिसीजन 4 साल पहले लिया गया था उसके रिलेटेड आज ये न्यूज क्यों आ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है, जो उसे एब्रोगेट किया गया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। और आर्टिकल 370 के अंडर ही आर्टिकल 35A फॉल करता है। तो इसी आर्टिकल 35A को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 35A टुक अवे द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल गिविंग स्पेशल राइट्स टू द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K। आखिर ये परमानेंट रेजिडेंट कौन से हैं, ये स्पेशल राइट्स कौन कौन से थे उनके पास, और फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हो रहे थे, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, परमानेंट रेजिडेंट कौन थे? परमानेंट रेजिडेंट वो रेजिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिनके पास हेरिडेटरी राइट्स है, वहां के जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है फ्रॉम 1927, और 1927 में जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था। 1927 को जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, जो 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था राजा हरि सिंह ने, उस टाइम ये डोमिनियन ऑफ इंडिया में आके क्या हो गए थे, जुड़ गए थे, उसके एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे। बट उससे पहले ये एक प्रिंसली स्टेट थे, और जिसके पास उसका स्टेट सब्जेक्ट था प्रिंसली स्टेट का एज ऑफ 1927, वो सब किसके अंडर आते हैं? परमानेंट रेजिडेंट के अंडर आते हैं। आर्टिकल 35A which was introduced through the constitutional order of 1954 issued by the प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370। देखो आर्टिकल 370 के अंडर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ना कि एक्ट के थ्रू, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो आर्टिकल 35A है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये आर्टिकल 35A में क्या क्या दिया गया था? परमानेंट रेजिडेंट कौन है उसके बारे में बात की गई थी, और परमानेंट रेजिडेंट को कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं। लाइक वो लैंड परचेज कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सीक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, एंड अदर बेनिफिट्स इन द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और ये सब नॉन परमानेंट रेजिडेंट को नहीं मिलते। अब ये नॉन परमानेंट रेजिडेंट कौन है? नॉन परमानेंट रेजिडेंट वो हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन नहीं है, जो बाकी इंडिया के पार्ट है। मतलब अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप केरला से बिलोंग करते हो, आप सब किसके अंडर आते हो? आप आते हो नॉन परमानेंट रेजिडेंट के अंडर। बट जो जम्मू एंड कश्मीर का जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है वो सब परमानेंट रेजिडेंट के अंडर आते हैं। और जो ये परमानेंट रेजिडेंट है उनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं। जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट है उनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं है। अब किस किस प्रिविलेज की हम बात कर रहे हैं? Article 35A gives special right and privileges to the permanent resident and virtually took away the right of non-resident. These right include the right to equal opportunity of state employment। देखो स्टेट एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ किसका हक था? परमानेंट रेजिडेंट का हक था। कब तक? 5 अगस्त 2019। क्यों? क्योंकि 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, और एट द सेम टाइम आर्टिकल 35A को भी एब्रोगेट कर दिया गया था। तो उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयमेंट वहां पे जाके ले सकता है। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इस डेट के पहले कोई प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकता था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब ले सकते हैं। राइट टू सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर, पहले सेटल भी नहीं हो सकते, अब आप सेटल हो सकते हो। द चीफ जस्टिस नोटेड दैट द आर्टिकल 35A हैड इवन ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू टू दिस स्पेशल प्रिविलेजेस। और इवन की 35A जो आर्टिकल है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था। ये जितने भी प्रिविलेज दिए गए थे, लाइक आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ये सब किसके अंडर प्रोटेक्टेड थे? आर्टिकल 35A के। और इवन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसका कुछ नहीं कर सकता, इसको हटा नहीं सकता था, इसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता था। दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लास ऑफ परमानेंट रेजिडेंट। देखो आर्टिकल 35A की वजह से क्या हो रहा था? इंडिया में एक क्लास सिस्टम क्रिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब कुछ सिटीजन थे जो परमानेंट रेजिडेंट थे और कुछ सिटीजन नॉन परमानेंट रेजिडेंट के अंडर आते हैं। अब नॉन परमानेंट रेजिडेंट अभी हमने बात की कौन है? जो बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और परमानेंट रेजिडेंट कौन हो गए? जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंट है वो इंडिया में कहीं भी जाके लैंड खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। बट जो बाहर की स्टेट के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में आके लैंड नहीं ले सकते, यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते थे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं उनको मिल सकती थी। Article 35A further mandated that any law which provide for these special privileges to these classes would not violate fundamental right। और अगर आपको कोई प्रिविलेज मिल रहा है लोगों को,
तो उससे फंडामेंटल राइट आपके वायलेट नहीं होंगे, इवन दो कि बाकी सिटीजन जो इंडिया के हैं, जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स हो रहे थे वायलेट। कौन कौन से उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं? आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि हर सिटीजन एक इक्वल है। अगर हर सिटीजन इक्वल है तो सिटीजन कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी लैंड खरीद सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो वो कहीं भी जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, कहीं भी जाके वो जॉब ले सकते हैं। बट वो अगर जम्मू कश्मीर में आके जॉब नहीं ले सकते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं, अगर वो वहां पे सेटल नहीं हो सकते हैं, इस चीज के खिलाफ हो गया। ये सब खिलाफ हो गया फंडामेंटल राइट्स के। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक राइट नहीं मिल रहे। किन को? जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट है। दैट डिमार्केट लाइन बिटवीन द परमानेंट रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट्स डिड दिस फॉर डेकेड्स टुगेदर। इट वाज अनथिंकेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेड। देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि देखो, इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हम हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करते हैं, हम एक डेमोक्रेसी है। और कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में क्लासेस नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होने चाहिए, हर कोई इक्वल होना चाहिए। और ये परमानेंट रेजिडेंट क्या कर रहा था? एक क्लास सिस्टम क्रिएट कर रहा था विद इन द कंट्री। ये आज से नहीं कर रहा है, ये सेवरल डेकेड से कर रहा है, हमारा देश आजाद होने के बाद से कर रहा है। To this, Chief Justice Chandrachud indicated that the current union government cannot distance itself from its predecessor। देखिए, ये आर्गुमेंट किसके बीच चल रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच। तो इसी बात पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, आप ना अपने जो प्रेडिसेसर हैं, जो आपसे पहले गवर्नमेंट्स आई हैं, आप उनको अपने आप से उनको अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि जो पहली गवर्नमेंट आई थी ये उनकी गलती है, कि ये हमारी गलती नहीं है। क्योंकि मिस्टर सॉलिसिटर, यू आर अपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना कि किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। यू डिड ऑल दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वन परपेचुअल एंटिटी। जो गवर्नमेंट इंडिया वो एक परपेचुअल एंटिटी है, वो हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक नई सरकार आने से, एक नई पार्टी आने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेम रहेगी। चेंज क्या हो रहा है? वहां पे बैठने वाले, गवर्नमेंट इंडिया हमेशा सेम है। मिस्टर मेहता सेड द सेंटर करेक्टेड इटसेल्फ ऑन अगस्त 2019 व्हेन इट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 एंड इट्स क्रिएशन आर्टिकल 35A। I am justifying this correction we made in 2019. I am not saying that this or that government. Our government is what I say. तो इसी बात में मिस्टर मेहता ने कहा कि जो हम मोर देन 70 ईयर्स से हमें गलती लेके चल रहे थे, हमने उसको 5 अगस्त 2019 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट थी या पुरानी गवर्नमेंट थी। मिस्टर मेहता ने कहा कि मैं बात करूं कि आवर गवर्नमेंट, देखिए हमारी गवर्नमेंट से गलती हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है, ये हम भी मानते हैं। और उस गलती का जो बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर नहीं आना चाहिए। The Solicitor General pointed to how people, both Hindu and Muslims, driven out of Pakistan occupied Kashmir in 1947 were not recognized as a permanent resident until 2019। देखिए 2019 जब तक उसे एब्रोगेट नहीं किया गया था, वो कह रहे हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम बोथ जो लोग आए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, उनको 2019 तक उनको भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाता। इवन की लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द सफाई कर्मचारी जिनको लाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में फॉर मैनुअल वर्क, इतने देर उनको रहने के बाद, डिस्पाइट रिसाइडिंग फॉर सो मेनी इयर्स, उनको भी परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस नहीं मिला था। आर्टिकल 35A हैड एंजॉयड अ स्टेटस ओवर एंड अबव द 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में क्या है? 9 शेड्यूल में वो सभी एक्ट डाले गए जो सुप्रीम कोर्ट के एम्बियंट से बाहर है। बट आफ्टर 1973 में क्या हुआ था? एक केस आया था जिसका नाम क्या था? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के अंडर क्या हो गया था? शेड्यूल 9 भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ चुका है। और इधर बात क्या की जा रही है? इधर बात की जा रही है जो आर्टिकल 35 है, उसने शेड्यूल 9 से भी ऊपर अपना स्टेटस एंजॉय किया है। मिस्टर मेहता सेड दैट द आर्टिकल 35A हैड बीन अ हिंड्रेंस टू द ग्रोथ एंड द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। मिस्टर मेहता ने कहा कि देखिए आर्टिकल 35 एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में ग्रोथ नहीं हो रही है और फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया से लेके कहां पर आ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है, तो यहाँ पे वो लैंड नहीं खरीद सकता, उसको लैंड नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वहां वो प्लांट नहीं डाल सकते, आईटी सेक्टर नहीं आ सकता, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में। डिस्पाइट दिस द क्लास ऑफ द पीपल नोन एज द परमानेंट रेजिडेंट वर मिसगाइडेड। और परमानेंट रेजिडेंट को इतनी देर से ये मिसगाइड किया जा रहा है कि वो एक प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, जबकि ये एक उनके लिए कर्स है दैट नन कुड टेक अवे फ्रॉम देम।
और मिस्टर मेहता ने एक बात कोट भी की, उन्होंने कहा कि हियर इज द केस, वी हैव टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डिफेंडिंग आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, बट नाउ द पीपल हैव रियलाइज्ड दैट they had lost all those years investment, tourism etc have started now. होटल आर बीइंग बिल्ट, जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया तब से होटल्स बनने शुरू हो गए और 16 लाख टूरिस्ट अभी तक विजिट कर चुके हैं, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में. However, the chief justice asked the government whether the center had adhered to the principle of federalism. पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप एब्रोगेट कर रहे थे किसे, आर्टिकल 370 को, क्या आप प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के हिसाब से चल रहे थे या नहीं चल रहे थे. जब आपने अबॉलिश किया क्या, जम्मू एंड कश्मीर की फुल फ्लेज स्टेट होने को और उसको बाइफरकेट कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में. द चीफ जस्टिस सेड दैट द एब्रोगेशन वाज फैसिलिटेटेड बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर एंड देन proclaiming president rule under article 356 on the ground of breaking of constitutional machinery. उन्होंने कहा कि जब आपको आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना तो आपको इन्फॉर्म करना था किसको, स्टेट असेंबली को, बट आपने क्या किया, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और आपने प्रेसिडेंट रूल कर दिया ऑन द बेसिस दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रोक हो चुकी है, कहां पे, स्टेट में. सीजीआई ने कहा कि अंडर आर्टिकल 3 which made it mandatory for the president to consult the state legislature before altering the status of the state. क्योंकि आर्टिकल 3 के अंडर क्या होता है, आर्टिकल 3 के अंडर होता है जब भी आप क्या करते हो, आपको स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट में अगर बाउंड्री में कोई अल्टर लाना है, उसके नेम में कोई अल्टरेशन लानी है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है. द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन दिसंबर 2018 हैड डन अवे विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 3. बट आपने क्या कर दिया, आपने प्रेसिडेंट रूल वहां पे प्रोक्लेम कर दिया, जिसकी वजह से आपने एक लूप होल ढूंढा, आपने एक बाईपास किया जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली को आपको बताना पड़ता है कि आप क्या करने वाले हो, स्टेटस चेंज करने वाले हो अपनी स्टेट का. बट द पार्लियामेंट अज्यूम द रोल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर, दिस इज यूजुअली डन. इसी बात में मिस्टर मेहता ने रिप्लाई किया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो डिसॉल्व हो चुकी थी, बट उसका फंक्शन उस टाइम कौन कर रहा था, सेंटर कर रहा था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर थी. तो पार्लियामेंट क्या कर रहा था, उसके जितने भी रोल्स हैं वो पार्लियामेंट ने खुद थामे हुए थे. तो हमने क्या किया, अपने आप को इन्फॉर्म कर दिया. सो यू आर सेइंग दैट द पार्लियामेंट वुड हैव गिवन इट्स व्यू टू इटसेल्फ. तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तो आपके कहने का मतलब है कि जो आपको पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो पार्लियामेंट अपने आप को इन्फॉर्म कर दिया क्या अबाउट द अल्टरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम स्टेट टू द यूनियन टेरिटरीज एंड आल्सो इनेक्ट द लॉ फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पार्लियामेंट ये सब कैसे कर सकता है, अगर आप अल्टर करने वाले हो जम्मू एंड कश्मीर को, स्टेट को, अगर वो बाइफरकेट करके आप 2 यूनियन टेरिटरीज उसे बनाने वाले हो और एट द सेम टाइम आप रीऑर्गेनाइजेशन उसकी करने वाले हो, तो आपको क्या करना होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को बताना होता है. पर आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट ने अपने आप को, इटसेल्फ को ही क्या कर दिया, बता दिया. क्यों? क्योंकि उस टाइम आप बोल रहे हो कि स्टेट आपके अंडर आ रही थी, तो पार्लियामेंट ने अपने आप को ही बताया कि हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेट को चेंज करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाने वाले. वुड दैट रियली बी कंसिस्टेंट विद द फेडरल स्ट्रक्चर, क्या ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे कंसिस्टेंट है, क्या ये उसके खिलाफ नहीं है? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की अपनी पावर होती है और सेंटर की अपनी पावर होती है. अगर आप उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करके अगर आप उनके भी डिसीजन लेना शुरू कर दो, तो क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है? मिस्टर मेहता डिफेंडेड दैट द J&K वाज स्टिल अ स्टेट फॉर ऑल पर्पसेस. और इस बात में मिस्टर मेहता ने कहा कि देखिए, चाहे हमने जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है, बट अभी भी उसमें जितने भी पर्पस किए जाते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो हर चीज़ किसके हिसाब से हो रही है, वो स्टेट के हिसाब से हो रही है. इट इज़ अ स्टेट विद लेजिस्लेचर. ऑब्वियसली बात है, हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है, पर जो दूसरी यूटीआई है जिसका नाम है लद्दाख, उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. एवरीथिंग ओनली द पुलिस. देखिए, सिर्फ पुलिस की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, मतलब सेंटर के पास है. बाकी सब किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है. इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड रीऑर्गेनाइजेशन द सॉलिसिटर जनरल श्योर. और वैलिडेशन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उसके रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आगे आपको फ्यूचर में इन्फॉर्म करते रहेंगे. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम.